मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे आज आपको नातेदारी व्यवस्था से परिचित कराने का प्रयास करूंगी। प्रत्येक समाज में नातेदारी व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है। समाजीकरण, पितृत्व, सहोदरता तथा गर्भावस्था जैसे जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन नातेदारी है। जन्म से ही व्यक्ति अनेक लोगों से संबंधित होता जाता है। ये संबंध रक्त एवं वैवाहिक आधार पर निर्मित होने के कारण स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रिया एवं प्रतिक्रियाओं का परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे रहते हैं तथा जिन्हें सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, उन्हें ही हम नातेदारी की श्रेणी में शामिल करते हैं। इस प्रकार नातेदारी हमारे समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था कहलाती है। आइए देखते हैं कि नातेदारी के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने क्या कहा है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। अर्थात वंश वृद्धि के लिए जो समाज में स्वीकृत संबंध स्थापित किए जाते हैं, उन्हीं के आधार पर जो संबंध विकसित होते हैं, उन्हें ब्राउन ने नातेदारी कहा है। आगे हम देखते हैं चार्ल्स विनिक के अनुसार। चार्ल्स विनिक ने कहा है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ जाते हैं जो कि अनुमानित और वास्तविक वंशावली पर आधारित होते हैं। अर्थात जो लोग भी सामाजिक मान्यता के अनुसार आपस में चाहे विवाह संबंधी हों या रक्त संबंधी हों, वे एक वंशावली के सदस्यों के आधार पर नातेदार कहलाते हैं और इन्हें ही हम नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। स्पष्ट है कि नातेदारी एक ऐसा सामाजिक तथ्य है जिसमें समाज की स्वीकृति अनिवार्य है और समाज की स्वीकृति के अनुसार ही नातेदार व्यवस्थित रूप से आपस में व्यवहार करते हैं। आगे हम देखते हैं नातेदारी के प्रकार, टाइप्स ऑफ किनशिप। तो सामाजिक संबंधों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे होते हैं जो कि प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना हमारे सामने दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। पहला तो माता पिता और संतानों के बीच तथा भाई बहनों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम समरक्त संबंध कहते हैं। दूसरा पति पत्नी के मध्य बनने वाले और इन दोनों के बीच बनने वाले वे संबंध, जिन्हें हम विवाह संबंध कहते हैं। तो वे ऐसे संबंध हैं जिसके कारण बहुत सारे संबंधों का जन्म भी होता है। समरक्त संबंध जो हैं वो सिर्फ प्रजनन के आधार पर बनते हैं और ये माता पिता संतानों के बीच में ही बनने वाले संबंध कहलाते हैं। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा नाना नानी, बहुत बुआ इत्यादि सब रक्त संबंधी ही कहलाते हैं और इस प्रकार से ये संबंध आपस में बहुत घनिष्ठ होते हैं। यद्यपि विवाह संबंध या वैवाहिक संबंध के आधार पर भी जो संबंध बनते हैं वे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे सास ससुर, ननद भौजाई, जीजा साली, साला, फूफा भाभी, बहू इत्यादि। इन संबंधों का आधार रक्त ना होकर के विवाह होता है। तो आगे देखते हैं कि नातेदारी की कुछ श्रेणियाँ या कुछ कैटेगरीज भी हमारे सामने आती हैं और उन्हीं के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। जितने नातेदार हमारे होते हैं उन सब से हम समान रूप से निकटता एवं दूरी के आधार पर संबंध रखते हैं और व्यवहार करते हैं।
और इसी आधार पर नातेदारी की अनेक श्रेणियां हैं, लेकिन 3 श्रेणियां प्रमुख रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। मर्डॉक ने नातेदारी की श्रेणियों का बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया है और उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले प्राथमिक संबंध होते हैं। नातेदारी की पहली जो श्रेणी है वह है प्राथमिक संबंध, जिसे हम प्राइमरी रिलेटिव्स भी कहते हैं। ये जो प्राथमिक संबंधी हैं ये सीधे वे व्यक्तियों से हमारे संबंध को बताती हैं जिनको प्रकट करने के लिए और कोई भी संबंधी हमारे बीच में नहीं होता है। एक परिवार में 8 प्रकार के सामाजिक संबंध या प्राथमिक संबंध हो सकते हैं जो कि रक्त से संबंधित होते हैं, जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सब रक्त संबंध हैं। परंतु पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित होता है। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे हम द्वितीयक संबंधी कहते हैं या सेकेंडरी रिलेटिव्स कहते हैं। ये वे हैं जो ऊपर प्राथमिक संबंधों के प्राथमिक संबंध होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी होता है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा होता है और पिता दादा का पुत्र होता है, तो वो पिता पुत्र, दादा और पिता आपस में प्राथमिक संबंधी हैं और पिता का जो बेटा है वह पिता के कारण संबंधित है, इसलिए वह द्वितीयक संबंधों के अंतर्गत आता है। रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदारों के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे चाचा भतीजा, मामा भांजा, नाना नानी इत्यादि। मर्डॉक ने ऐसे 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधों का उल्लेख किया है। आगे हम देखते हैं कि तृतीयक नातेदारी टर्टियरी रिलेटिव्स कहलाते हैं और ये वे होते हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधों के प्राथमिक संबंधी हैं और हमारे प्राथमिक संबंधों के द्वितीयक संबंधी हैं। पितामह, ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे तृतीयक संबंधी हैं, क्योंकि पिता हमारे प्राथमिक संबंधी हैं, पिता के पिता द्वितीयक संबंधी हैं और उनके पिता हमारे तृतीयक संबंधी होंगे। और इस प्रकार से मर्डॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंधों का जिक्र किया है और इसी तरह से हम संबंधों की चतुर्थ, पंचम, षष्टम, अष्टम आगे बहुत सारे श्रृंखला ले जा सकते हैं, लेकिन ये 3 प्रकार के संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और चूँकि बहुत क्लोज होते हैं इसलिए ज़्यादातर हम इनसे ही रिलेटेड होते हैं। आगे हम देखेंगे कि नातेदारी में कुछ संबोधन होते हैं, कुछ संज्ञाएं होती हैं। हम नातेदारी में सबके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, संबोधन करते हैं और ये संबोधन करने के लिए हम उसमें जो संज्ञाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि हम समान लोगों के लिए समान प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से मॉर्गन ने नातेदारी प्रचलित जो नातेदारी संबंध हैं उन्हें 2 प्रकार के भागों में बांट करके बताया है। पहला है विशिष्ट संबंध। विशिष्ट संबंध केवल उन्हीं लोगों के लिए हम प्रयोग करते हैं जिनके संदर्भ में यह कहा जाता है कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हम प्रयोग नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं पिताजी, तो हमारा संबंध सिर्फ एक विशिष्ट व्यक्ति से ही होता है जो समाज में पिता से ही पाया जाता है और हम ऐसा शब्द किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से पुत्र, पत्नी और माँ ऐसे शब्द हैं जो विशिष्ट हैं और विशिष्ट व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, किसी अन्य दूसरे व्यक्ति के लिए ये शब्द प्रयोग में नहीं लाए जाते। इसके अलावा एक वर्गात्मक शब्द होते हैं जो एक वर्ग के लोगों के लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं। संबंध सूचक शब्द इन सभी संबंधियों को एक वर्ग के रूप में मानता है, जैसे कि माँ, अपनी माँ के लिए भी हम माँ का प्रयोग करते हैं और अपने सास के लिए भी माँ का प्रयोग करते हैं। इसका एक उदाहरण बताया गया है कि असम के जो सेमा नागा हैं वे अजा शब्द का प्रयोग
माँ, पिता के भाई की पत्नी और मौसी तीनों प्रकार के संबंधों के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से संबंध सूचक संज्ञाओं की जो पद्धति है वह लोगों को या नातेदारों को पुकारने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। आगे हम देखेंगे कि नातेदारी में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि उनमें कुछ नियामक व्यवहार पाए जाते हैं। जब हमारा किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंध बनता है तो वह सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उस रिश्ते से संबंधित एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार भी हमारे व्यवहार में पनपते हैं, विकसित होते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति के साथ हमारे संबंध श्रद्धा पर होते हैं, जैसे माता पिता के साथ आदर, प्रेम, मधुरता जैसे संबंध हमारे आधारित होते हैं। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होते हैं, तो जीजा साली के बीच में आप देखेंगे कि मजाक के संबंध होते हैं। अतः समाज में दो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार के संबंध या व्यवहार होंगे, इसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं और इन्हीं नियमों को या इन्हीं नियामक व्यवहारों को हम नातेदारी की रीतियाँ कहते हैं। तो इन रीतियों में सबसे पहली जो रीति है वह है परिहार की। परिहार का अर्थ है एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का प्रयास करना और पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया को टालने का प्रयास करना। ऐसा अक्सर होता है कि कुछ संबंधी ऐसे होते हैं जिनके साथ दूरी बरती जाती है, जैसे बहू और ससुर, जेठ और छोटे भाई की पत्नी के बीच में दूरियां रहती हैं, इसलिए वे आपस में एक दूसरे से दूरी बरतते हैं और बहुत आदर सूचक शब्दों के प्रयोग करते हुए बहुत दूरी से वे आपस में बातचीत करते हैं। टॉयलर का मत है कि चूंकि परिवार में का प्रारंभिक स्वरूप मात्र सत्तात्मक था और दामाद एक बाहर का व्यक्ति होने के कारण अपरिचित व्यक्ति होता था, अतः जब वह अपने पत्नी के साथ रहने के लिए आता था तो सास के साथ प्रतिबंधित व्यवहारों का वह पालन करता था। फ्रेजर ने परिहार का कारण बताया है यौन संबंध, निषिद्ध यौन संबंध, कि हर एक व्यक्ति से ये संबंध नहीं हो सकते, इसलिए पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं वे दूसरे के साथ न हो, इसीलिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और समाज में इनको मान्यता दी गई। दूसरा है परिहास या हंसी मजाक के संबंध या जोकिंग रिलेशन जिसे हम कहते हैं। परिहास संबंध परिहार के ठीक विपरीत होते हैं और इनमें संबंधों में अत्यंत घनिष्ठता पाई जाती है और दो रिश्तेदार आपस में परस्पर हंसी मजाक इत्यादि करके संबंधों को प्रगाढ़ बना सकते हैं और बनाते हैं, जैसे जीजा साली, जीजा साला, देवर भाभी, ननद भाभी, मामा भांजा, मामी भांजा इत्यादि। तो ये जो संबंध हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ संबंधों को घनिष्ठता प्रदान करने के लिए परिहास संबंधों को समाज में मान्यता दी जाती है। रेडक्लिफ ब्राउन ने परिहास संबंधों को एक ऐसी मित्रता का प्रतीक माना है जिसे शत्रुतापूर्ण व्यवहार के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। डॉक्टर रिवर्स ने कहा है कि परिहास के संबंध ममेरे फुफेरे भाई के विवाह संबंधों के कारण पनपता है और इस तरह से परिहास के संबंध आपस में दो रिश्तेदारों को बहुत करीब लाने में मदद करते हैं। तीसरा जो संबोधन है, जो नियामक व्यवहार है, वह है माध्यमिक संबोधन। कई समाजों में ऐसे नियम हैं जहाँ उस रिश्तेदार को उसके नाम से पुकारना मना है और उसे पुकारने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, इसीलिए इसे माध्यमिक संबोधन कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में एक स्त्री अपने पति को पुकारने के लिए या बुलाने के लिए पुत्र या पुत्री का नाम लेकर बुलाती है, जैसे अमुक के पिताजी या अमुक की माँ, और इस तरह से वे कभी अपने पति का नाम नहीं लेती हैं और इस प्रकार से माध्यमिक संबोधन को समाज में बहुत मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अभी वर्तमान काल में इस प्रकार के रिलेशन बहुत ज़्यादा चलन में नहीं हैं। आगे हम देखते हैं
कि मातुल्य एक प्रकार का संबंध होता है, पारिवारिक संबंध है। यह प्रथा मात्र सत्तात्मक परिवारों में ही पाई जाती है, जहाँ मामा अपने भांजे भांजियों के जीवन में प्रमुख महत्व रखता है और उनमें आत्मीयता का आधार होता है। पिता से ज़्यादा मामा का दायित्व भांजे के प्रति होता है और भांजों की वफादारी पर मामा का विशेष अधिकार भी होता है। संपत्ति मामा से भांजे को हस्तांतरित की जाती है। भांजे पिता के बजाय मामा के लिए कार्य करते हैं और इस प्रकार यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे एवं भांजियों के लिए प्रथम स्थान हो, तब उस प्रथा को मातुल्य कहा जाता है और कई जनजातियों में इसका प्रचलन देखने को मिलता है। इसके अलावा पितृश्रेय एक मात्र सत्तात्मक परिवारों में जैसे मामा का महत्व होता है, वैसे ही पितृश्रेय संबंध में बुआ का बहुत महत्व होता है। यहाँ बुआ ही भतीजे के लिए वधू ढूंढती है और भतीजा माँ से अधिक बुआ का सम्मान करता है और बुआ की संपत्ति का उत्तराधिकारी भी होता है। बुआ की संपत्ति वह मनमाने ढंग से खर्च भी कर सकता है। भारत में टोडा जनजाति में बच्चे का नामकरण बुआ ही करती है और कुछ जनजातियों में तो बुआ ही दाह संस्कार की क्रिया भी करती है और इस प्रकार ये संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण देखे जाते हैं। इसके अलावा सहप्रसविता एक प्रकार का संबंध है। इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। कुछ जनजातियों में ऐसी प्रथा पाई जाती है कि जब पत्नी के संतान होने वाली हो तो पुरुष उन समस्त निषेधों का पालन करता है जिनका पालन उसकी पत्नी करती है। वह भी उन सभी कष्टों को झेलता है जो प्रसूता को होते हैं। वह भी पथ्य का भोजन करता है। उसे भी प्रसूता पत्नी के कमरे में ही रखा जाता है और उसे भी प्रसूता की तरह अछूत माना जाता है। भारत में खासी और टोडा जनजाति में यह प्रथा प्रचलन में है। एक खासी पति को पत्नी की तरह नदी पार करने, कपड़े धोने की उस समय तक मनाही रहती है जब तक कि संतान होने के बाद वह देवी देवताओं की पूजा नहीं कर लेते हैं। इस प्रथा के कारणों पर प्रकाश डालते हुए अलग अलग मानव शास्त्रियों ने अलग अलग कारण बताए हैं और मैलिनोवस्की ने सहप्रसविता को वैवाहिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए जिम्मेदार माना है कि इससे वैवाहिक संबंध सुदृढ़ होते हैं और इन्हीं प्रथाओं के प्रचलन के कारण नवजात शिशु पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी भी माना जाता है और उनके पितृत्व का निर्धारण होता है। तो इस प्रकार से नातेदारी में कुछ व्यवहार प्रचलित होते हैं जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। आइए देखते हैं नातेदारी का महत्व क्या है या इसकी भूमिका क्या है। सरल और आदिम समाजों में तो नातेदारी एक वास्तविक संस्था है और यह कहा जाता है कि नातेदारी के बिना कोई समाज वास्तव में सफलतापूर्वक निरंतरता अपनी नहीं बनाए रख सकता। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नातेदारी के महत्व के अंतर्गत नातेदारी विवाह एवं परिवार का निर्धारण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नातेदारी ही यह तय करती है कि एक व्यक्ति का विवाह किससे होगा, कब होगा और विवाह में क्या निषिद्धताएं हैं, किसे अधिमान्यता है, कहाँ विवाह कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, अंतर विवाह, बहिर्विवाह, समलिंग सहोदरज, विषम लिंग सहोदरज जैसे विवाहों का निर्धारण नातेदारी के आधार पर ही होता है। दूसरा है वंश एवं उत्तराधिकार का निर्धारण। नातेदारी वंशावली का भी निर्धारण करती है और वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का मापदंड भी होती है। परिवार, वंश, गोत्र, भातृ दल इत्यादि नातेदारी के ही विस्तृत स्वरूप हैं और इन्हीं के कारण यह तय होता है कि एक व्यक्ति की संपत्ति और पद का हस्तांतरण किन लोगों में हो सकता है और कौन लोग उसके दावेदार हो सकते हैं। ये अधिकार दावे
पितृ अधिकार, संविदा, पितृबंधुता आदि का ज्ञान करा करके उन्हें कानूनी जामा पहनाया जाता है और इस प्रकार से इन नियमों की रचना होती है। अगला जो महत्व है वह है कि नातेदारी आर्थिक हितों की रक्षा करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक व्यक्ति जब किसी संकट में होता है, कठिनाई में होता है और उसे किसी आर्थिक कार्य या किसी सांस्कृतिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है तो विस्तृत परिवार के समस्त लोग उसकी मदद को आते हैं और पूरे लोग उसकी मदद करने में मदद करते हैं और इस प्रकार से रिश्तेदारों से पारिवारिक दायित्वों में वह व्यक्ति बंधा रहता है। इसमें भी रक्त संबंधी बहुत विशिष्ट महत्व रखते हैं और वैवाहिक नातेदारों की तुलना में रक्त संबंधियों को एक व्यक्ति अपने बहुत निकट महसूस करता है। अगला जो महत्व है वह है कि सामाजिक दायित्वों के निर्वहन में भी नातेदारों का बहुत महत्व है। एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदारों को बिना फल की आशा किए हुए बहुत सारी निःशुल्क सेवाएं देता है और वह बहुत अच्छा परामर्श दाता भी होता है और वे मिलजुल कर कृषि कार्यों में तथा घरेलू कार्यों में एक दूसरे के मदद करते हैं और कार्य को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। आजकल वर्तमान युग में, इस नौकरशाही के युग में, नगरीकरण के युग में एक व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है क्योंकि उसे नातेदारों का सहयोग नहीं मिल पाता, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है और इसका महत्व अभी तक कमोवेश मिलता रहता है। अगली जो विशेषता है वह है मानसिक संतोष। नातेदारी अपने सदस्यों को मानसिक संतोष भी प्रदान करता है। एक व्यक्ति जब अपने घर में आता है और अपने लोगों के बीच में रहता है तो वह बहुत संतुष्टि का अनुभव महसूस करता है क्योंकि वह वहाँ पे रह कर के अपार आनंद, प्रसन्नता और संतोष महसूस करता है और किसी भी प्रकार की विपदा आने पर वह यह महसूस करता है कि उसके नातेदार उसके साथ हैं, उसका परिवार उसके साथ है और वे एक दूसरे के साथ इस संकट की घड़ी को भी निभा सकते हैं, निपटा सकते हैं। इसके अलावा नातेदारी मानव शास्त्रीय ज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अधिकांश मानव शास्त्रियों ने अपने अध्ययन नातेदारी से ही प्रारंभ किए। मॉर्गन, मैक्लिनन, हेनरी मैन, लोवी, फ्रेंच बोआस, मैलिनोवस्की, रैडक्लिफ ब्राउन, इवांस रिचर्ड, रिवर्स जैसे प्रमुख मानव शास्त्रियों ने जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था, परिवार एवं विवाह से संबंधित अध्ययन करके उनके संबंध में बहुत सारे जानकारियाँ या ज्ञान हासिल किए हैं और उनकी सामाजिक संरचना को समझने का प्रयास किया और इस प्रकार से संपूर्ण मानवता की नातेदारी एवं विवाह संबंधी संस्थाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया है। विभिन्न समाजों में नातेदारी के महत्व को बहुत ज़्यादा अध्ययन करके देखा गया और ये माना गया कि नातेदारी व्यवस्था सर्वव्यापक हैं, सार्वभौमिक हैं। ये दुनिया के हर काल में, हर समय, हर पीरियड में रही हैं और इनके बिना जीवन संभव नहीं है। सभी मानव समाजों की संरचना में थोड़े बहुत अंतर के साथ नातेदारी व्यवस्था सदैव विद्यमान रही है। मानव शास्त्रियों ने सदैव समाज का परंपरागत रूप से अध्ययन किया और यह पाया कि ज़्यादातर समाजों में नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह भी देखा गया है कि नातेदारी व्यवस्था अधिक सरलता से स्पष्ट हो जाती है और उनका हम विश्लेषण भी कर सकते हैं।
कई समाजों के अध्ययन से यह स्पष्ट किया गया है। मानव शास्त्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि नातेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है। इस प्रकार नातेदारी के अध्ययन को हम सामाजिक संरचना को समझने में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और यह समझते हैं कि नातेदारी सामाजिक संरचना के रूप में अत्यंत गूढ़ अध्ययन जो समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों ने किया, उनके आधार पर हम समाज को आसानी से, सरलता से समझ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज में विवाह संबंधी, जन्म संबंधी कुछ नियम होते हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं और इन तमाम नियमों और मान्यताओं के द्वारा ही हम समाज में व्यवहार करते हैं और एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी का निर्माण होता है। और इस प्रकार से नातेदारी का महत्व हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमारे जीवन में नातेदारी और परिवार का महत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आशा है कि आपको नातेदारी व्यवस्था से परिचय प्राप्त हुआ है और आप इसे अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो आशा है कि इसे विश्लेषण करिए और इसे यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिख के और बताएं कि आपको और क्या जानना है इस संबंध में, तो मैं उसे भी आगे वीडियो डालने का प्रयास करूँगी। तो थैंक यू। सभी अच्छे से रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।